So hi and hello everybody. Welcome to the another lecture of gravitation. और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ग्रेविटेशन में, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो आज हम मेनली जो भी पढ़ा है ना उसको समझेंगे और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो इससे हमारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विद द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने अभी तक जो भी पढ़ लिया है एक बार जल्दी से उनको रिकैप कर लेते हैं। आवाज तो ठीक आ रही है? ऑडिबल? या चलो, तो हम जल्दी से अपनी जो भी चीजें पढ़ी उनको एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, ठीक है। रिकैप करते हैं गाइस। अपनी पेन में थोड़ी सी मोटी कर लेता हूं। यस, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, ठीक है। देखो गाइस, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यार यूनिवर्स में जब भी दो मासेस हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस सपोज करो r है, ठीक है। एक को मैं बोल देता हूँ 1, एक को मैं बोल देता हूँ 2, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। इसका मास मैं बोल देता हूँ m1, इसका मास बोल देता हूँ m2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, एक फोर्स लगा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे बट इनका डायरेक्शन एक ऑपोजिट होगा। और ये जो फोर्स होता है इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने देखा था कि यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने इन दोनों को एक साथ लिखा था, तो हमने कहा था कि यार फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर हमने ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था, तो एक कांस्टेंट आया था gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो कांस्टेंट था उसका नाम था g, ठीक है। इसको हम कहते थे भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, g की वैल्यू भी हमने कुछ डिफाइन करी थी। g की वैल्यू थी 6.67 into 10 to the power -11। इसकी हमने एक यूनिट भी बताई थी, हमने इसका यूनिट भी निकाला था। इसका यूनिट क्या था भाई? सबको इधर भेज दिया था, जी को बस इधर रखा था, ठीक है। तो हमने इसका यूनिट निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने इसका यूनिट निकाला था, ठीक है। जी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी। अच्छा, फिर हमने देखा था कि यार देखो, जैसे मान लो, फिर हमने ये देखा था कि यार चलो, ये अपनी धरती है, ये अपना मून है, ठीक है। ये धरती है, ये मून है। धरती मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मून भी धरती को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दोनों फोर्सेस, जैसा कि अभी हमने देखा, न्यूटन लॉ फॉलो करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो यार मून तो धरती का चक्कर लगाता है, लेकिन धरती पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं दिखता हमें क्यों नहीं दिखता कि भाई धरती भी मून का चक्कर लगाए, फिर धरती भी मून की तरफ अट्रैक्ट हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यार हमने इसका सिंपल सा रीजन समझा था कि यार जो हमारा फोर्स होता है ना, वो फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन मून का तो हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन मून का हो रहा है, लेकिन हमें अर्थ का एक्सेलरेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो तो ये क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। तो यार अब बताओ, अगर देखो दोनों पे फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन जो मून का मास है ना और जो धरती का मास है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मून का मास बहुत छोटा होता है और धरती का मास, अर्थ का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो मून देखो, जिसका मास ज्यादा, ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। क्यों ज्यादा? अरे भाई देखो, अभी लिखो, मैंने लिखा 10, ठीक है, 10 से मैंने डिवाइड किया 2 को, ठीक है, 10 से मैंने डिवाइड किया 2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? 5, ठीक है। मान लो फोर्स हमारा 10 लग रहा है, मास हमारा 2 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5। अब मैंने मास बढ़ा करके 2 से 8 कर दिया। फोर्स सेम है, मास मैंने बढ़ा दिया। अब बताओ कितना हो जाएगा भाई? तो 8 1 8, पॉइंट लगाओगे, 8 2 16, 8 3 24, 1.2, लाइक समथिंग 1.2 आएगा। देखो कितना कम हो गया, यहाँ पे 5 था, एक्सेलरेशन यहाँ पे 1.2 हो गया। तो नीचे वाला जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हमारा, यानी कि मास जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हमारा छोटा होता जाएगा। ये क्लियर था। इसीलिए हमें धरती का एक्सेलरेशन उतना ज्यादा नजर नहीं आता, बिकॉज जो धरती का मास है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू मून का मास। ठीक है, तो जो मास है धरती का वो फोर्स को एक तरीके से कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, समझ आया?
अब अगर इतना समझ में आ गया है गाइस, तो ये जल्दी से हमने रिकैप कर लिया। और भी हमने कुछ पढ़ा था क्या? हाँ जी, एक और चीज हमने पढ़ी थी, एक और चीज हमने पढ़ी थी यार। देखो देखो, अपनी ये अर्थ है, धरती है, ठीक है, और धरती पे कोई चीज रखी हुई है, धरती पे कोई चीज रखी हुई है। अच्छा, तो इस पे अर्थ अपना कितना फोर्स लगा रहा होगा? इस पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो अर्थ इस ए ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी? तो भाई वो फोर्स कितना हो जाता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, आर क्या है भाई? धरती का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जो कि किसके बराबर? अगर धरती पे रखा हुआ है, यानी कि भाई कितना हो जाएगा डिस्टेंस? धरती की रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, धरती की रेडियस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि यार चलो इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा यहाँ पे। चलो m1 को मैं बोल देता हूँ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और m2 को मैं बोल देता हूँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, क्लियर है? तो इतना फोर्स लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये जो अपना ए ऑब्जेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूं, ठीक है, धरती के सरफेस से मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया, थोड़ा सा ऊपर रख दिया, ठीक है। ये अपनी धरती है और ये अपना ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा जस्ट हमने उसको ऊपर से उसको छोड़ दिया, ऊपर से हमने छोड़ दिया उसको। अच्छा, तो यार अब ये बताओ, अब ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन कितना होगा गाइस? कितना होगा? आप कहोगे सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, पता है ना गाइस? देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू m में, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m। तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला पता है, तो यार हम फोर्स निकाल लेते हैं और ऑब्जेक्ट ए के मास से डिवाइड कर देंगे उस फोर्स को। तो भाई फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स तो इतना ही है, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर क्या है भाई? आर क्या है? आर है भैया डिस्टेंस किसके किसके बीच में? धरती के सेंटर और ऑब्जेक्ट ए के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये बताओ, हमने किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हमने धरती के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठाया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है उसको एक बार आप कंपेयर करो जो धरती के रेडियस से डिस्टेंस है, सॉरी धरती के सेंटर से जो डिस्टेंस है। तो ये अपना धरती का सेंटर है, यहां से इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसके सामने ये जो छुट्टू सा डिस्टेंस हम जिसको हमने थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं, ये बिल्कुल मायने रखेगा ही नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखेगा भाई, बहुत ही ज्यादा छोटा डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में। यानी कि इसको हम जीरो, मतलब इसको हम चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला अज्यूम करते ही नहीं है। ये जो h डिस्टेंस है ना, मतलब हमने हमने मान लो हमारा ये सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। अब भाई धरती देखो, सपोज करो अपनी ये, क्या करूं, चलो ये यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सपोज करो ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है, अर्थ है, और ये अपना धरती का सरफेस है, ये धरती का सरफेस हो गया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जस्ट ऊपर उठा दिया, जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठाया, ठीक है, यहाँ पे धरती के सरफेस से मैंने कुछ हाइट ऊपर उठा दिया। अब मुझे बताओ भाई ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा भाई यहाँ से लेकर के, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में, अर्थ और ये ऑब्जेक्ट ए, सपोज इसका नाम ए है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो इतना होगा, ठीक है, डिस्टेंस तो इतना होगा। अब भाई ये इतना बड़ा डिस्टेंस, अब देखो ये हमारा इतना सा डिस्टेंस, क्या हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? ये जो h डिस्टेंस है छोटा सा, क्या हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि भाई ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा। अरे भाई 10.01 लिखा होता है, 10.01 लिखा होता है, तो क्या आप अप्रोक्सीमेटली इसको 10 नहीं लिख देते हो? बस वही कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो मैं इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो अब जरा बताना यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ बताना जरा एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यार ये तो अपने इसके ऊपर फोर्स लग गया, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये अपना फोर्स हो गया। अब जरा बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन में क्या करते हैं भाई, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो अपना फोर्स हो गया, और फोर्स ये है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे किसको? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था कि यार यहाँ पे ये अपना डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये फ्रैक्शन मतलब ये उल्टा हो जाता है, मतलब मास ऑफ ए नीचे आ जाता है, यहाँ से मास ऑफ ए कैंसिल हो जाता है, और फाइनली हमारे पास में एक्सेलरेशन बचता है, एक्सेलरेशन बचता है g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन बचता है, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी, कितनी आ रही थी गाइस?
इसकी वैल्यू आ रही थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हमने पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन है ना पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड को हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 को अप्रोक्सीमेटली हमने क्या दिया था भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये सब हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, एक और चीज देखी थी, एक और चीज सबसे लास्ट में एक और चीज देखा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यार अगर मान लो मैं सेम हाइट से, ठीक है, मान लो ये अपना सरफेस है, ठीक है, मैंने सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा, मैंने सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। अब मुझे ये बताओ, हाँ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सेम हाइट से मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, ठीक है, एक का मास ज्यादा था और एक का मास कम था। सपोज करो ये लोहे की बॉल है, आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, और ये सपोज कर लो कि यार प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक बॉल है। मैंने, ये अर्थ की सरफेस है, और अर्थ की सरफेस से सेम हाइट पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स को लेके गया, एक मतलब दो बॉल को लेके गया, एक हमारी लोहे की बॉल है और एक हमारी प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, और यहां से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों बॉल्स को छोड़ दिया, ठीक है, दोनों बॉल्स को छोड़ दिया। और ये जब मैंने छोड़ा, मतलब ये जो पूरा मैंने काम किया, ये वैक्यूम में किया। कहां किया गाइस? वैक्यूम में किया। वैक्यूम समझते हो ना, जहां पे एयर नहीं है, जहां पर एयर नहीं है, ये सब काम मैंने वैक्यूम में किया। तो मैंने जब इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या हुआ फिर, ये दोनों में से कौन सा पहले नीचे गिरेगा, कौन सा पहले नीचे गिरेगा गाइस? आप कहोगे लोहे वाला, तो हमने कल देखा था, लाइक पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लोहे वाला पहले नहीं गिरेगा, दोनों के दोनों एक साथ ही गिरेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। इसका क्या रीजन था, इसका क्या रीजन था गाइस? देखो, एक्सेलरेशन इसका निकालो, एक्सेलरेशन इसका निकालो, दोनों का मास अलग अलग है ना, दोनों का मास अलग अलग है। भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। और फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? जी, मास ऑफ अर्थ, ये तो अपना अर्थ है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये अपना ए ऑब्जेक्ट है, ये अपना बी ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया था मास, ये अपना फोर्स हो गया। अब फोर्स को हम डिवाइड कर देते हैं मास से, तो हमने इसको डिवाइड कर देना है मास से, मास ऑफ ए से, मास ऑफ ए से। अब डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है भाई, ये अपना मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ से मास ऑफ ए कैंसिल हो जाता है, यानी कि फॉर्मूला एक्सेलरेशन, सॉरी, फाइनली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? जी एम ई, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। और सेम चीज यहां पर भी आ जाती थी, सेम चीज यहां पर भी आ जाती थी, एक्सेलरेशन में अपना जो मास है इसका वो कैंसिल हो जाता था, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करता था कि भाई ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अगर सेम हाइट से दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को आप छोड़ोगे, वैक्यूम में छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पर एयर में नहीं, अगर आप एयर में छोड़ोगे ना तो एयर रेजिस्टेंस प्लास्टिक वाले बॉल पे ज्यादा लगेगा, इसकी वजह से ये थोड़ा टाइम लेकर के गिरेगा और ये जल्दी से गिर जाएगा, ठीक है, समझ आया? मतलब एयर इसको थोड़ा सा फोर्स लगा देगी, इस पे एयर उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी। समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझ आया क्या? ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमने क्या देख लिया था कि भाई अगर वैक्यूम में हम दो ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, और ये हमने वीडियो में भी देखा था, हमने एक शॉर्ट्स खोला था, ठीक है, यूट्यूब पे। आई डोंट नो इज इट लीगल और नॉट टू अपलोड शॉर्ट्स, लाइक अपनी लाइव वीडियो में शॉर्ट्स को यूज करना लीगल है कि नहीं है। आगे अब हम क्या करने वाले हैं गाइस? अब हम करने वाले हैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। कोई लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, और आई होप आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। बस इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं ताकि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और अपने जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनको ठीक से प्रैक्टिकली समझ लें, ठीक है। तो गाइस चलो, सबसे पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो धरती पे रखी हुई है, उसका वेट कितना है? उसका वेट कितना है? अच्छा, वेट बताने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट आज जल्दी से क्लियर कर देता हूं। यार हम जो पढ़ते हैं ना वेट, वेट हम वेट से जो समझते हैं और वेट जो सच में होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो सच में वेट होता है वो अलग होता है और जो हम वेट समझते हैं वो अलग होता है। हम पता है वेट समझते हैं मास को अपने, कोई आपसे वेट पूछे कितना वेट है भाई, 50 किलो, 50 किलो वेट नहीं है तुम्हारा यार, समझे? सुनो होता क्या है,
आप अपना मास बताते हो। जब आपसे कोई आपका वेट पूछता है ना, तो आप उसको अपना मास बताते हो, ठीक है। और वेट जो चीज है ना वो अलग होती है। अब मैं बताता हूँ वेट और मास में डिफरेंस होता क्या है। ध्यान से सुनना गाइस। ये जो वेट होता है ना, वेट जो होता है ना, वेट का मतलब होता है फोर्स। वेट का मतलब गाइस होता है फोर्स, ठीक है। और मास का मतलब होता है आपका रियल में जो मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन यू, जो अपना 50 किलो 60 किलो जो भी बताते हो 40 किलो, वो आपका मास है। वेट का मतलब डिफरेंट होता है। वेट का मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपके ऊपर लग रही है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, हो सकता है इसका मास कितना है, 50 किलो, 50 केजी इसका मास है। इसका वेट कितना होगा भाई? इसका वेट कितना होगा? तो इस 50 केजी के ऑब्जेक्ट पे जितना धरती फोर्स लगाएगी ना, वो इसका वेट होगा। तो जब आप वेट किसी को बताते हो ना, तो आप फोर्स बताते हो। और फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई? फोर्स की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन। और मास की सिंपल यूनिट होती है केजी। केजी या फिर ग्राम, जो भी बताओ आप। समझ आया क्या? मतलब वेट क्या मतलब होता है? फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपके अंदर है, कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। मास अभी मैंने बोला था ना, मास हम आगे क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए आप एक डेफिनेशन रख सकते हो कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। तो किसी मास पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, उसको हम कहते हैं वेट। आया समझ? आया समझ? आया समझ? तो वेट कैसे निकाला जाता है भाई? कैसे निकाला जाता है? अरे भाई, जैसे अपना 50 किलो का ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, धरती के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको पता है ना, ठीक है, इसके ऊपर कितना, इसका वेट कितना होगा? ये सपोज धरती के ऊपर रखा हुआ है, तो धरती इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? कितना फोर्स लगाएगी भाई बताओ? फोर्स कितना लगाएगा भाई? देखो ये अपना धरती, अरे गाइस कैसा होगा, ये अपना अर्थ होगा, यहाँ पे अपना ये 50 किलो का ऑब्जेक्ट रखा होगा, रखा होगा ना। चलो अब जरा बताना इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा भाई? जी m1। m1 मतलब मान लो ये मास ऑफ बॉल है और ये अपनी अर्थ है, तो मास ऑफ बॉल इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा भाई? ये आर हो जाएगा, ठीक है। आर मतलब वही रेडियस। आर जब भी हम लेंगे ना, आर हम हमेशा लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है भाई। धरती का रेडियस बहुत बड़ा है, ये मास और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? बताना बताना बताना, ये फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू जी एम बी एन मी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अभी आपने देखा था गाइस, अभी आपने देखा था कि अगर मैं मास ऑफ बॉल को हटा दूं, मास ऑफ बॉल को हटा दूं, तो क्या बन जाएगा? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू इंटू मास ऑफ बॉल, है ना। अरे कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, मास ऑफ बॉल को बस अलग से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अरे गाइस 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, नहीं रुक जाओ, मान लो ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? a इंटू सी और फिर इंटू बी लिख दूँ अलग से? ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? बस मैंने यही यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे यही किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने देखी नहीं है, देखी देखी नहीं लग रही है, देखो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो, ये रहा गाइस। इसको, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक मिनट यहाँ पे आओ और पीछे आ जाओ, यहाँ देखना गाइस, ये रहा हमारा a इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने क्या बताई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका, और हमने इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया था? 10, ठीक है। देखो यहाँ पे g है, मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 बोल देते हैं। और ये क्या होता है? ये होता क्या है? इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है क्या गाइस? इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है, स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। अब यहां देखो जरा, यहां देखो, क्या जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई? 10, 10 या फिर 9.8 जो भी ले लो। तो इसको हम क्या बोल रहे थे अभी? जी बोल रहे थे ना, स्मॉल जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हो जाएगा अपना मास ऑफ द बॉल इंटू मास ऑफ द बॉल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, जो कि धरती पे रखा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? स्मॉल जी से उस मास को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने क्या पूछा भाई, ये 50 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी? तो कितना लगा रही होगी? स्मॉल जी इंटू इसका जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो 50, तो स्मॉल जी कितना होता है? 10
मास कितना ऑब्जेक्ट का 50, ये कितना हो जाएगा गाइस 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। समझ आया क्या? समझ आया क्या? अब चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया होगा मास और वेट में डिफरेंस। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यार 2 केजी का मास है जो कि धरती पे रखा हुआ है, इसका वेट निकालना है। भाई 2 केजी का मास है, धरती पे रखा हुआ है, इसका वेट निकालो जल्दी से। अभी आपने वेट का फॉर्मूला क्या देखा? स्मॉल जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये वेट क्या होता है भाई? अरे वेट नहीं देखा, फोर्स देखा ना। फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेट कह रहे हैं, तो मैं इसको W लिखूं या फिर F लिखूं, बात सेम है। वेट लिखो या फिर फोर्स लिखो, बात सेम है ना। तो वेट इज इक्वल टू, हमने क्या देखा? G इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई वेट कितना आएगा? देखो G कितना होता है भाई? G कितना होता है? 10 मानते हैं ना अप्रोक्सीमेटली। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। क्लियर है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल करें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ, अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट आपको दे रखा है, वेट आपको दे रखा है 98 न्यूटन, ठीक है, 98 न्यूटन धरती पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका धरती पे वेट 98 न्यूटन है। आपसे पूछा है कि आप जल्दी से इसका मास बता दो, मास कितना होगा? आप इसका जल्दी से मास बता दो। कैसे बताओगे भाई? अपने पास में एक ही फॉर्मूला है वेट का, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा वेट कितना दे रखा है? 98 न्यूटन, रख दो 98। जी की वैल्यू अपने को पता ही है 9.8 होती है, या फिर 10 कह सकते हो। तो 9.8, चलो 10 मान लेते हैं, 10 या फिर 9.8 ले लेते हैं, कट जाएगा। 9.8 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्या निकालना था? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 9.8 को इधर भेज दो, तो ये कितना आएगा? 98 अपॉन 9.8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? देखो ये अपना आ जाता है 0.1, 0.1 ही आएगा ना गाइज, इंटू 10 इंटू 10, नहीं 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 0.1 नहीं आएगा, ये अपना आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? अरे यार देखो 98 अपॉन 9.8 लिखा है यार, छोटी छोटी कैलकुलेशन। यहाँ देखना गाइस, ऊपर हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा? 980 अपॉन 98, ये आ जाता है 10, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा 10 kg। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल था ना? सिंपल था ना? सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको हमने 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है। इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में? एक स्टोन है, उसको हमने 20 मीटर की हाइट से नीचे, जैसे 20 मीटर की हाइट पे लेके गए धरती से, और उसको वहीं पे छोड़ दिया, हमने उसको वहीं से छोड़ दिया, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने में? इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने में? अच्छा गाइस आप ये बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है कि यार हम, जैसे मान लो ये अपनी धरती है, ठीक है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पर लेकर के जा रहे हैं, तो क्या हम ये डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं क्या? डिस्टेंस मायने रखता है क्या? क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है तो मायने नहीं रखेगा, मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यार कि धरती पे, ठीक है, हम एक चीज अज्यूम करते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट एन अजम्पशन, इट इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है। बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस आता है, बट फिर भी हम इसको अज्यूम करते हैं। हम अज्यूम पता है क्या करते हैं? हम अज्यूम कहते हैं कि यार धरती पे अगर किसी भी चीज को छोड़ोगे ना, ठीक है, धरती के ऊपर किसी थोड़े से हाइट पे आप लेकर के जाओगे किसी चीज को और वहां से उसको छोड़ोगे, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। क्या कहते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने धरती से थोड़े ऊपर, थोड़ी हाइट पर लेकर के गए, और उसको जब आप छोड़ोगे ना, तो वो जब नीचे गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और कितना होगा एक्सेलरेशन? वो होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस आप हाइट पे लेकर के गए, इसको हम मायने, हम कहते हैं भाई ये मायने नहीं रखता, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा भी तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा डिफरेंस आएगा, 0.001 या फिर ऐसा कुछ करके बहुत छोटा छोटा डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस हम कंसिडर ही नहीं करते। कहते भाई अब इतनी सी डिफरेंस के लिए हम अपना कैलकुलेशन तो अब बार बार
खराब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक इजी सी वैल्यू पकड़ लेते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप धरती के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाओगे, ठीक है, धरती से, तो धरती के सरफेस से थोड़ा सा भी ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाओगे और उसको आप वहां से छोड़ोगे, तो उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उसको हम क्या, वो कांस्टेंट होता नहीं है, हम मानते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, होता नहीं है। होता तो भाई देखो अपना ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, मास तो कांस्टेंट है। और फोर्स जितना ज्यादा आप हाइट बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, उतना ज्यादा फोर्स क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। उतना ज्यादा फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन ये जो डिक्रीज करता है ये बहुत मिनिमम डिक्रीज होता है, बहुत मिनिमम डिक्रीज होता है, ठीक है, बहुत मिनिमम डिक्रीज होता है। तो हम मान लेते हैं कि यार फोर्स डिक्रीज ही नहीं कर रहा है, बहुत मिनिमम डिक्रीज कर रहा है, मतलब हम मानते हैं कि डिक्रीज कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि यार अगर फोर्स हमने कांस्टेंट मान लिया है तो अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो ही गया, जो कि कितना हमने मान लिया था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मतलब कुल मिला के पूरी कहानी का मतलब ये है कि अगर आप धरती के सरफेस से, ठीक है, धरती के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो हम मानते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहां पर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, जहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, जहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, क्या हम वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या गाइस? क्या हम वहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या? अभी क्वेश्चन पे आएंगे, आएंगे क्वेश्चन पे। क्या हम वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? क्या थे इक्वेशंस ऑफ मोशन? सबसे पहला इक्वेशन था भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता था भाई? तीसरा कहता था भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप इन सब का मतलब आपको पता होगा और ये सब चीजें आप जानते होगे, बेसिक चीजें, ठीक है। अब बताओ, अभी मैंने कहा भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये हम तीनों जो फॉर्मूले हमने जो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले तब काम आते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो अगर धरती के सरफेस के ऊपर अगर आप किसी चीज को लेकर के जाओगे और उसको आप छोड़ दोगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो धरती उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, यानी कि जब वो ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा ना, नहीं डिक्रीज, हाँ ठीक, सही सही सही। देखो अरे क्या कहा मैंने, जैसे मान लो ये अपना धरती का सरफेस है, यहाँ से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे आने का जो एक्सेलरेशन होगा, देखो नीचे आएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो जब कंटिन्यूअस फोर्स लगता है तो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन भी होता है ना। एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो भाई किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स लगता है तब तक वो एक्सेलरेट करता है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कितना कांस्टेंट होगा, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये नीचे गिरेगा तब भी ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, और नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंको तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब वो ऊपर जा तो रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आया? मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हो तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। और अगर ऊपर जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, बट कांस्टेंट रेट से करेगी, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आया क्या? समझ आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू हम कर लेंगे इसको। अब देखना जरा, तो ये जो फॉर्मूला है, यहां मैं एक ही जगह क्या मैं जी लिख दूं, क्योंकि भाई धरती पे इन द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी के बराबर, स्मॉल जी के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस, एक ही जगह में g लिख दूं क्या, gt, एक ही जगह gt लिख दिया, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। यहां देखो दूसरा वाला इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, और एक ही जगह फिर से मैं लिख देता हूं gt स्क्वायर। सेम यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 gt। क्लियर है ना? डरने का नहीं भाई, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस हमें एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देना है भाई, जी रख देना है, ठीक है, जी रख देना है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए
ऐसा क्वेश्चन इसमें क्या क्या कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर की हाइट पर ले जा करके ले गए और वहां से छोड़ दिया। 20 मीटर की हाइट पे ले गए और हमने उसको वहां से छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो हमसे पूछा है कि भाई कितने टाइम में इसको यहां से देखो इस 20 मीटर की हाइट से धरती के सरफेस पे आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा है ना, हमसे ये पूछा है। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है भाई 20 मीटर का, डिस्टेंस कितना है भाई 20 मीटर का, हमसे टाइम पूछा है। अच्छा ये धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में चीज हो रही है ना, देखो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो ये नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है भाई, कितना होता है जी के बराबर, जो कि कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमसे टाइम पूछा है। तो यार ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दिया हो और टाइम निकाल ले हम, टाइम निकाल ले हम। अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो हम अगर ऊपर लेकर के गए किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पे, हमने वहां से उसको छोड़ा, हमने लाइक देखो क्या लूं, चलो यही ले लेता हूं। देखो ये अपना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं 20 मीटर की हाइट पे लेकर के गया, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी भाई, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0। देखो जब ये चलना शुरू हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, और जैसे जैसे फोर्स लगते गया वैसे वैसे ये एक्सेलरेट हुआ, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ी, है ना, है ना। अच्छा मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी भी कितना दे रखा है मेरे भाई, 0 मीटर पर सेकेंड दिया ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई 0 दिया हुआ है। अच्छा हमें टाइम निकालना है, तो यार s दे दिया, a दे दिया, u दे दिया, हमें t निकालना है। क्या निकाल सकते हैं हम, क्या हम ये वाला इक्वेशन लगा दे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगा दे क्या गाइस, ये लगा दे क्या, ये लगा दे क्या। देखो s इज इक्वल टू, s तो हमें दिया हुआ था, कितना दिया है भाई 20 मीटर, 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 0, तो 0 इंटू टी कितना हो गया भाई 0 प्लस हाफ, ए कितना है, ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 10, धरती के इफेक्ट में हो रहा है तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इनटू टी स्क्वायर, इनटू टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10 हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 5 10 हो गया तो 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर, 5 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा भाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 2। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, अरे कैसे आया, देखो भाई दोनों साइड रूट ले लो, आप रूट ले लो दोनों साइड, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 4। आया क्या समझ में। तो इसको टाइम कितना लगेगा 20 मीटर की हाइट से नीचे आने में, टाइम कितना लगेगा मेरे भाई 2 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। क्लियर है क्या, यूनिट का आप लोग ध्यान रखना, यूनिट का आप लोग ध्यान रखना। चलो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसकी मैक्सिमम हाइट, व्हाट मैक्सिमम हाइट डज इट रीच। ठीक है चलो, हमने धरती के सरफेस से, हमने ये अपने धरती का सरफेस है, हमने धरती के सरफेस से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हमने ऊपर फेंका, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, और वेलोसिटी क्या थी उसकी जब ऊपर फेंका, तो देखो भाई ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब हम इसको ऊपर ऐसे फेंकेंगे तो जब हम इसको जैसे ही मेरे हाथ से छूट रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना, हाँ देखो, है ना, देखो जब मेरे हाथ से ऊपर जा रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को आपने दे रखा है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि भाई ये कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मैक्सिमम कितना हाइट, मतलब कि कितना ऊपर मैक्सिमम जा सकता है अगर मैं इसको 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूं, तो ऊपर फेंकता हूं 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी दिया भाई, इनिशियल वेलोसिटी दिया ना। देखो अब जब ऐसे धरती से किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकोगे, देखो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान से देखना, मैंने ऑब्जेक्ट लिया ऐसे, ठीक है, पहले मैंने अपने हाथ में उसको ऊपर लेके आया, ठीक है, देखो ऐसे लेके आया, अचानक से छोड़ दिया, देखो यहां से यहां लेकर के गया और फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर उसकी अपनी वेलोसिटी तो आ गई ना इसके पास में, मैंने यहां से यहां तक इसको वेलोसिटी दिया, फिर यहां से छोड़ दिया है, तो वेलोसिटी अपने आप 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर चला गया। आया समझ में, आया समझ में। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने को क्या दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा जब एकदम अपने, जैसे मान लो मैंने यहां से इसको छोड़ा है,
जब एकदम ऊपर चला जाएगा, एकदम मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, तो एकदम ऊपर जाकर के कोई चीज क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, रुक जाता है ना, रुक जाता है। एकदम ऊपर जाकर के कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा। देखो देखो देखो, नहीं समझ में, देखो ध्यान से देखना, जब इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंचेगा तो वहां पे ये रुक जाएगा। देखो देखा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऊपर जाकर के रुक जा रहा है, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। समझ आया? तो मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या गाइस? तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन बताना। भाई धरती के इफेक्ट में हो रहा है, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में हो रहा है, तो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है क्या गाइस? चलो आपको h बताना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे भाई? देखो मान लेते हैं इसका ये मैक्सिमम हाइट ये होने वाला है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी बतानी है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी होगी बताओ? तो यार अपने को तो पता ही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते। अच्छा t तो अपने को पता ही नहीं है ना, t तो पता ही नहीं है, t तो गिवन ही नहीं है, तो हमें कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अपने को v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और s हमसे पूछा हुआ है, तो ये तो बेस्ट फॉर्मूला है, यही लगाएंगे। तो v कितना है भाई, 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। u कितना है भाई, 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, निकालो, प्लस 2। a कितना हो जाएगा भाई, a तो अपना 10 ही है, और s तो हमें निकालना ही है। s इज दी डिस्प्लेसमेंट कितना, अच्छा s, अच्छा ये s h नहीं हो गया, देखो s को क्या मैं h नहीं कह सकता हूँ, ये कितना डिस्टेंस जाएगा, जितना डिस्टेंस जाएगा वो उसकी हाइट नहीं है, तो मैं s को h बोल देता हूँ, s हमारा क्या हो जाएगा, h। चलो 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 चलो, 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है क्या, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 2 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 225 होता है। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कबीर, क्या कर रहा हूँ। 225 प्लस 10 2 जा 20h, 10 2 जा 20h, 20h, ठीक है 20h। अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, हमने एक इसमें गलती कर दी है, ध्यान से देखना, हमने इसमें गलती कर दी, एक गलती कर दी, एक गलती हर कोई करता है, हर कोई करता है, ठीक है, हर कोई करता है, और मुझे लगता है आप भी करोगे ये गलती जब आप क्वेश्चन करोगे। एक्सेलरेशन हमारा देखना यहाँ पे, हमारा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, देखो भाई 15 से फेंका था, एकदम ऊपर जाकर के 0 हो गया, मतलब स्पीड तो डिक्रीज कर रही है। जब स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो भाई इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 10 नहीं होगा, -10 हो जाएगा, -10, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, -20h, 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 समझ आया क्या? चलो ये हो जाएगा अपने 0 इज इक्वल टू 225 -20h। अब 20h को इधर भेजो, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, तो 20h इज इक्वल टू 225, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 225 डिवाइडेड बाई 20, इसको कर दो डिवाइड, डिवाइड कर दो भाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, ठीक है, तो ये निकाल लेना पॉइंट में जितना भी आएगा, बाकी इसका आंसर कितना है 45/4 मीटर। आया क्या समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन करें। अगला सवाल हमसे कह रहा है, गिव मी 1 मिनट, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, जो 5 मीटर, अ बॉल फॉल्स थ्रू 5 मीटर, व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। क्या बात है भाई, क्या बात है, अपना एक ग्राउंड है, ठीक है, अपने धरती का सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और एक ऑब्जेक्ट है, गिव मी 1 मिनट, जो कि 5 मीटर की हाइट पे है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की हाइट पे है, 5 मीटर की हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। आपको ये बताना, देखो ये 5 मीटर की हाइट पे और ये यहां से इसको छोड़ा जा रहा है, इसको छोड़ा जा रहा है, तो जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट देखो ऐसे गिरेगा ना, इसे
तो जस्ट देखो ऐसे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और जैसे ही बिल्कुल टकराने वाला है मैंने वहां पे रोक दिया, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, जैसे ही ग्राउंड पे हिट किया जैसे ही ग्राउंड पे हिट किया तो धरती फोर्स लगा देगी, है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोला कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या है, वही उसकी क्या हो जाएगी भाई, फाइनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा देखो यहाँ 5 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, 5 मीटर की हाइट से नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, जैसे ही धरती को टच करने वाला होगा, धरती के सरफेस को टच करने वाला होगा, वहां पे पूछ रहा है आपकी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा भाई इसका, 0। क्यों भाई, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो जब छोड़ा जाए तो भाई 0 होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और बढ़ते 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 जस्ट धरती को टच करने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा वो हमसे पूछा है। मतलब आपसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस दे दिया है क्या, डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 5 मीटर दे दिया है। डिस्टेंस बोलो, एस बोलो या फिर एच बोलो, दोनों कह सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो डिस्टेंस भी बोल सकते हो। अच्छा, एक्सेलरेशन भी नहीं दे रखा है क्या, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि भाई ये पूरा मोशन आपको पता ही है पूरा ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब दे रखा है, अपने से v पूछ रखा है, तो निकल नहीं जाएगा क्या, निकल नहीं जाएगा क्या, हमसे क्या पूछा है, v पूछा है। तो क्या हमें ये फॉर्मूला नहीं आता, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला नहीं आता क्या आपने को, अरे लगा दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u तो 0 हो गया, तो u स्क्वायर भी 0 हो गया, प्लस 2 a कितना हो गया भाई 10 हो गया, s कितना हो गया भाई 5 हो गया, तो v स्क्वायर कितना हो गया भाई 0 तो हटाओ, 2 10 जा 20, 25 जा 5 10 5 जा 50 और 5 2 जा 10 मतलब 100, ठीक है 10, हाँ सही है सही है सही है सही है। तो ये v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 100, मतलब v कितना आएगा भाई, दोनों साइड रूट ले लो, रूट लोगे तो कितना आएगा गाइस 10 आएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आया भाई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई भाई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है क्या गाइस, आसान है ना, आसान है ना, आसान है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 50 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मून पे रखा हुआ है, ये अपना मून हो गया, मून पे अपना एक 50 केजी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका वेट कितना होगा। तो भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेट क्या होता है, फोर्स, वेट छोड़ो, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ, फोर्स कितना लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है, वही क्या होता है उसका वेट। तो भाई चांद का अपना मास है ना, जैसे धरती का कुछ मास था वैसे ही अपना चांद का भी मास है। देखो ये यार ये जो 50 केजी का ऑब्जेक्ट है ना, ये मून पे रखा हुआ है, मून पे रखा हुआ है, तो मून का अपना मास होगा, ठीक है। तो जब मून का अपना मास होगा तो मून का अपना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, है ना, मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहां देखो जैसे अपनी धरती पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है ना, वैसे ही मून पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्यों डिफरेंट है, अरे भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसका क्या फॉर्मूला पड़ा था, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था भाई फोर्स अपॉन मास, तो अपना मास मास तो कैंसिल ही हो गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया था g इनटू मास ऑफ दी, अगर अर्थ था तो यहाँ पे हम अर्थ रखते थे, मास ऑफ अर्थ, मून है तो क्या रखेंगे भाई मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब मून का रेडियस, मून का रेडियस कितना होगा जो भी होगा, मतलब रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है, जो कि है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है आपको, आपको बताना है कि भैया मून के ऊपर अगर ये 50 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, चलो बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो। वेट का फॉर्मूला स्मॉल जी इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्मॉल जी ऑन द मून कितना होगा, गिवन क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू रख देते हैं 1.6, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है भाई 50, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 90 90 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, क्लियर है क्या, वेट ऑन दी मून,
90 न्यूटन आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये सेम ऑब्जेक्ट धरती पे रखा होता तब इसका वेट कितना होता? सेम ऑब्जेक्ट, ये 50 किलो का ऑब्जेक्ट अगर धरती पे रखा होता तब इसका वेट कितना आता? और निकालते हैं। वेट का फॉर्मूला फिर से क्या होता है भाई? स्मॉल जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट स्मॉल जी धरती का कितना है? अभी देखा आपने 10 होता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 50 है। तो कितना आ जाएगा भाई? 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। तो धरती पर, अर्थ के ऊपर 50 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसका वेट हो जाता है, 50 केजी के ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है 500 न्यूटन। ठीक है। और मून के ऊपर कितना हो जाता है? 90 न्यूटन। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी, भाई रेडियस ऑफ द मून भी छोटा है, मास ऑफ द मून भी छोटा है, तो स्मॉल जी ऑफ द मून भी छोटा हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल। Okay, if Earth's radius were halved but mass is unchanged, what would be the new value of g? आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं अर्थ का रेडियस डबल कर दूं, सॉरी अर्थ का रेडियस हाफ कर दूं और जो धरती का मास है उसको सेम रहने दूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे असर क्या पड़ने वाला है? ठीक है, मान लो ये धरती है, दिस इज आवर अर्थ। तो अर्थ का मैं मास सेम रखूं, लेकिन इसका जो देखो अर्थ अभी देखो फिलहाल क्या होता है, जी कितना है अपना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अपना जी हम क्या मानते हैं भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। यही होता है ना जी की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मास तो सेम रखो, लेकिन इसका जो रेडियस है ना वो डबल कर दो। ठीक है, रेडियस डबल कर दो, तो स्मॉल जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मेरे भाई ये बताओ, जी इज इक्वल टू, फिर हम क्या लिखेंगे? जी एम ई अपॉन, भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा जी का, स्मॉल जी का, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ द अर्थ क्या बोला उसने? डबल किया कि हाफ किया? क्या बोला है भाई? हाफ किया है। सॉरी मैंने डबल बोल दिया क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ, अर्थ के रेडियस को हाफ कर दिया गया। तो अगर अर्थ के रेडियस को हाफ किया गया है, मतलब कि अगर पहले 1 था, मतलब मान लो पहले r था, तो बाद में क्या हो जाएगा? हाफ करने के बाद में क्या हो जाएगा? r/2, मतलब कि अब रेडियस क्या हो गया? r/2, और फिर r/2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा भाई? g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4। अब आपको ये पता ही है, इसको ठीक से लिख दो जरा, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो जी एम ई अपॉन 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये डिवाइड ही तो हो रहा है ना। अच्छा डिवाइड है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर जी एम ई अपॉन 1, ये मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर भेज दो, मतलब 4 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 और अभी आपने देखा था जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आपको पता ही है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ये कितना होता है भाई? 10 होता है। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है? 10 आती है ना। तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा भाई? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपने रेडियस को हाफ कर दिया तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ आया गया? अरे भाई ये तो वही वाला है, उल्टा कर स्क्वायर कर वाला, जो मैंने मेथड बताया था पिछले लेक्चर में। यहां पर भी वो मेथड काम कर सकता है, उल्टा कर स्क्वायर कर भाई, देख ले। उल्टा किया, देख भाई हमने रेडियस को क्या किया था? हाफ किया था, तो हाफ को उल्टा कर दे, 2 हो जाएगा, उसको स्क्वायर कर दे, 4 आ जाएगा। तो इनिशियल वाले का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है क्या? तो भाई आज के लिए इतना रहने देते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं, और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इतना आप रिवाइज करो, ठीक है,
और कल ये सेम लेक्चर कल भी होगा और उसमें हम और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल आएंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करो और पढ़ते रहो। बाय बाय।